तालिबान में इसका शब्द होता है शिक्षक के 50 लोग का एक ग्रुप था। बताया था पहले भी हमने कि एक शिक्षक टाइप के लोग, तो एक मेन था उसमें और उसके ये स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट से मतलब था इसका, ये ग्रुप था। और जब अफगानिस्तान पे सोवियत संघ ने आक्रमण किया था और उसको कर रहा था जीतने का, तब अमेरिका ने इन मुजाहिदीनों को, ये जो थे, जो स्टूडेंट के ग्रुप थे तालिबान वाले सब, इसको प्रमोट किया, हथियार दिए, पैसा दिया, बहुत सारा पैसा इनको दिया और ग्रुप खड़े किए उनके खिलाफ। ऐसा चलता रहा तो बहुत बहुत नुकसान हुआ था सोवियत संघ का। तो फिर इसमें आपस में समझौता किया गया कि क्या किया जाए। तो अमेरिका और भी देश थे, तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं, अगर आप अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं तो हम बंद कर देंगे हथियार देना वगैरह। तब जो सोवियत संघ था, वो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ा था। ये 80 के दशक की बात चल रही है, 1980 89 80 89 के आसपास की बात चल रही है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन ये उसी के दशक की बात चल रही है। तो फिर उसने छोड़ दिया था अफगानिस्तान, जो सोवियत यूनियन था, और फिर तालिबान ने कब्जा किया था। और फिर जो स्थिति हुई उस समय का, और जब तक अमेरिका नहीं आया है, जब सोवियत संघ गया है अफगानिस्तान को छोड़ के, जब सोवियत संघ गया है और अमेरिका के आने से पहले तक की स्थिति, आप कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा क्या स्थिति थी उस समय जब ये लोग थे। ठीक है, तो एक बुक हमने किया था 1000 सन्स वाला, खैर इंग्लिश में है वो, है ना, तो वो पूरी इंग्लिश में बुक है। मरियम की कहानी है उसमें, मरियम और लैला है वो, अधिकार मतलब आक्रमण जब होता है वहां पर और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, राशिद से उसकी शादी होती है, और पूरी कहानी उसने बयां की है कि उस समय क्या चल रहा था पूरे मतलब अफगानिस्तान में जब तालिबान आया था। विश्वास नहीं कर सकते भाई, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि ये कह रहे, ये कह रहे, कुछ नहीं, अभी होने दो, आएगा, अभी आप लोग के सामने ही आएगा कुछ ही दिन के बाद। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन में कुर्सी पर पलथी मार के बैठे हैं सब, मतलब ऐसी है सब गवाह टाइप के, उसके ऊपर दोनों पैरवा रख के कुर्सिया पे बैठ करके खा रहे हैं सब। राष्ट्रपति भवन में बुरी हालत कर रखे हैं उसकी, जो अधिकार किए है। तो ये सब चीजें चलो ठीक है, बात की बात है। अच्छा, तो हम लोग बाबर की बात कर रहे थे, चलिए हम पुराने समय में चलते हैं, वही अफगानिस्तान है जो आज अधिकार हो रहा है, उस पर समय किसी और ने किया। तो इस समय बाबर का अधिकार हो चुका है, ठीक है, अफगानिस्तान वगैरह में। काबुल वाबुल सब उसके अधिकार में था, काबुल, कंधार, हेरात, मजार शरीफ, लगभग लगभग कई सारी चीजें, क्षेत्र थे उसके। ठीक है, हेरात तो खैर नहीं आ पाया था, हेरात तो उधर सफी वगैरह के उसमें था। अब इधर की पूरी कहानी खत्म हुई और बाबर की मृत्यु हो गई, आप लोग समझ रहे हैं। देखो जब तक कनेक्ट हो गए होंगे सब लोग, ठीक है, चलिए। सर मेरे में वॉइस नहीं आ रही है, तो ममता तुम अपना वो नेटवर्क चेक करो ना भाई, बाकी सब में तो आ ही रही है। बाकी सबको आ रही है, तो तुम्हारे उसमें दिक्कत होगी है ना। अच्छा, तो बाबर की मृत्यु हो गई है, आप लोग को पता है, जब लास्ट युद्ध उसका हुआ है, उसके बाद वो जब लौट रहा था काबुल, तो लाहौर के पास उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, 4 मुख्य युद्ध हुए थे, आपको याद होगा, क्रम से हमने बताया था कि क्रम से जरूर रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्रम से याद करना। पहले कौन सा हुआ, पानीपत का, दूसरा कौन सा हुआ, खानवा का, तीसरा कौन हुआ, चंदेरी का, और चौथा कौन हुआ, घाघरा का। ये 4 मेन थे। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, बाबरनामा जो उसकी आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी है। तुर्की में है, तुर्की में, तुर्की में। ठीक है, तुर्की में। अच्छा, मुगल कालीन, मुगल सल्तनत की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, दरबारी भाषा, राजकीय भाषा कहो, उस समय के जो साम्राज्य, उस समय की राजकीय भाषा क्या है, उस समय की राजकीय भाषा क्या है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है। एनीवन, फारसी है, ध्यान रखिएगा, मुगल काल की जो ये है, ये फारसी है। देखो हमने ये चीजें समझाई थी, अगर आपको ये फैक्ट खैर एक बार में याद नहीं होगा, भूल गए होगे, हमने आपको बहुत पहले बताया था, जब ये सब चल रहा था अरब का आक्रमण वगैरह, तो आपको अगर याद हो कि जब सऊदी अरेबिया से चीजें चली थी और फारस पे जब इनका अधिकार हो गया था, उधर से ट्रांस ऑक्सियाना के क्षेत्र से तुर्क लोग आए थे, तो इन लोगों ने अरबी से ज्यादा फारसी को प्रेफरेंस दिया था। ठीक है, तो इन लोगों ने फारसी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था उस समय। ठीक है ना, तो इसलिए फारसी वगैरह ही ज्यादा करते थे।
ये भी ठीक है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद है आप लोग को, मतलब कुछ हमें लगता है कि बाबर के बारे में सब चीज लगभग याद होगा, भूले नहीं होगे तुम लोग। अरे बताया इस तरह के, ऐसे तो तुम भूलोगे कैसे, है ना। तो पूरी कहानी तुम जोड़ लो। ठीक है, तो चलिए। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर नहीं, मीर बाकी। अरे मीर बाकी उसका सेना नायक। बाबर खुद थोड़ो गया था। मीर बाकी ने कराया था, उसका सेना नायक जो है। बाबरी बाबरी के बारे में हमने समझाया था कि किसके नाम पर है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपका है। अच्छा, और एक बात बता दे आपको। ये अफीम का बड़ा शौकीन था। आपको पता नहीं होगा, अफीम का शौकीन था बाबर। शराब तो खैर छोड़ दिया, शराब पीता था। और शराब के बारे में आपको हमने बताया था जब जिहाद की घोषणा की थी, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तब इसने शराब वगैरह से थोड़ा सा दूरी बनाई थी और कहता था अपने को सच्चा मुसलमान। ठीक है, तो ये तो हालत थी। तो शराब का शौकीन, अफीम का शौकीन। हुमायूं भी अफीम का शौकीन है। अफीम का शौकीन हुमायूं भी है। सब सब नशे वाले हैं। सच बताएं, आगे से तक अगर बताता नहीं है कोई, आपकी बुक में है नहीं, सब नशे वाले हैं, सब एक से एक। और दूसरे, ये लोग बाइलिंगुअल टाइप के हैं, समलैंगिक हैं। ठीक है, बाबर भी है। अब हम इस तरह के शब्द यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या बताएं, अब हिस्ट्री है। हमको हमको रहा नहीं जाता इन सब चीजों से जब पढ़ते हैं ये सब चीजें। तो बाबर भी है। और इस्लाम में समलैंगिक की सजा मौत है, या फिर उनको सजा दी जाती है। मौत कहो या कुछ भी कहो, और फिर भी लोग मानते हैं। आपको हम बता रहे, ये है। तालिबान ने जब अधिकार किया था तो जो ऐसे लोग तो ढूंढ ढूंढ के निकाला था उसने अफगानिस्तान से। और ढूंढ ढूंढ के निकाल के उनको बीच रास्ते पे मारा था समलैंगिकों को। ये हालत थी। और ये बाबर हैं, और ऐसे ही आगे चल के और भी शासक आएंगे जो इस तरह के लोग थे। ये कहानी आपसे नहीं बताई जाती, ये सब हिस्ट्री में नहीं, आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता। ठीक है ना। हाँ, तो अब जो एग्जाम में आता है वो समझ में आता है। ठीक है, तो अब एग्जाम में ये थोड़ा ना आएगा। तो ऑब्वियस सी बात बस इतनी सी है। हाँ, तो चलिए बाबर की कहानी खत्म करते हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ते। हाँ, आपको हम एग्जाम एग्जाम निकलवाना है, तो ये है। आगे बात करते हैं इसमें। तो फिर आती है बात कहानी हुमायूं की। तो हुमायूं जो है ये इसका बेटा है बाबर का। और इसी के साथ इसके तीन भाई हैं। एक है इसका कामरान, दूसरा है अस्करी, और तीसरा है हिंदाल। ठीक है। अरे सरिया का क्या कानून होता है भैया, खुद भी पढ़ लो। हमारे ऊपर ही काय छोड़े हो। तुम भारत में रहते हो ना, पूरा दुनिया का तुम लोग मतलब समझ नहीं आ रहा। तुम लोग 22-23 साल के हो गए हो, तुम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ठीक है, सारी पाबंदी लगा दी जाएगी। अभी देखना, तालिबान को कुछ दिन देखते रहना, अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते आपको न्यूज मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा सरिया क्या होता है। ठीक है। तो अब अगर बाबर की बात करते हैं तो बाबर में क्या था? बाबर के बाद हुमायूं आता है। और हुमायूं में क्या हुआ कि इसके 3 भाई और थे। ठीक है, एक भाई था इसका कामरान, एक था अस्करी, और एक था इसका हिंदाल। ठीक है। अब इसकी पहले परिस्थिति समझा देते हैं, चल क्या रहा है इस समय। हुमायूं जब गद्दी पे बैठा है, तो हुमायूं जब गद्दी पे बैठा है तो ये आगरा के तख्त पे बैठा। आपको बताएं कि राजधानी आगरा हो चुकी है, और आगरा के तख्त से लोग शासन कर रहे हैं। आगरे में किला भी बना हुआ है। ठीक है। अब जब ये गद्दी पे बैठा तो दिक्कतें इसकी चारों तरफ से चल रही है। पहली दिक्कत के समझो क्या समझ चल रही है। जो पंजाब के क्षेत्र में जो अफगानिस्तान का क्षेत्र, काबुल और जो कंधार है, वो कामरान को दिया गया है। अरे बाबर के बाबर के बहुत लड़के हैं भाई, हम उसको नहीं गिना सकते। हम 4 मेन बता रहे हैं जिनको इतिहास में जगह दी गई है। तुम लोग हद किए। बाबर का 1-2 लड़का है जो मतलब लोगों के नरमुंड काट के और चराहे पे लगा दिया करता था, है जिसके डर से जौहर हो जाता था। तुमको अंदाजा है कि उसके कितने लड़के होंगे और रानियां कितनी होंगी? तुम क्या चाह रहे हो? मतलब हम तुमको एग्जाम निकलवाए कि कुछ और बताए? हैं, ऐसे क्वेश्चन ना क्या करो हमसे, है ना। हाँ, जितना बता रहे हो उतना समझो। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मालूम नहीं है। हम 4 वो नाम बता रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जिनका हिस्ट्री में स्थान दिया गया है, जो बनता है। गिनती नहीं, गिन ना पाओगे।
उनकी पत्नियां कितनी हैं, उनके बेट वो क्या है, ठीक है ना। हाँ चलिए, एक एक हरम में जब रहते थे तो 5 से 6 हजार रानियां रहा करती थी, जो हरम होता था। हरम समझते हो ना, जहाँ दूसरे पुरुष नहीं जा सकते, केवल गाजा जा सकता है बस। अब इतना ही समझ लो खाली, और बार बार इस तरह के क्वेश्चन ना करना हमसे। तो अब बात यह आई कि हुमायूं रहा और उसके 3 जो भाई जिनको उसके साथ सत्ता के लिए दिया गया, तो अब कामरान को क्या सत्ता दी गई, उधर काबुल वाला क्षेत्र दे दिया गया, काबुल और कंधार वाला। अस्करी जो हिंदाल थी, ये एक्चुअल में इसके साथ ही दिए रखे गए थे, मतलब हुमायूं के साथ ही, ठीक है। तो क्या क्या मैसेज लिखते हैं सब, बता, क्लास में होते बेटा हम बताते तुम्हें। टाइम टाइम देते थे सर कि नहीं, मतलब पत्नियों को टाइम मिल जाता था कि नहीं मिल जाता था। ऐसे ऐसे गधे पड़े हैं ना क्लास में, ऐसे गधे पड़े हैं, मतलब दिमाग इनका कहाँ जा रहा है? जहाँ दिमाग जाना चाहिए वहां दिमाग ना जाएगा। तो चलिए अब जाने दो। तो हम यहीं रुक जाएंगे भाई, आगे बढ़ने दो हमें, है ना, हुमायूं के आगे जाने दो, ठीक है। तो जो काबुल कंधार था उधर, वो उसका कामरान का हो गया। गुजरात में एक शासक है, गुजरात में शासक है इस समय बहादुर शाह। गुजरात में शासक है बहादुर शाह। ये 1526 में गद्दी पे बैठ गया है। देखो 1530 में हुमायूं बैठा है, और इससे पहले ही जब बाबर है तो उसी समय बहादुर शाह गुजरात में बैठ चुका है। और ये लगभग हम उम्र हैं दोनों, हुमायूं और बहादुर शाह। ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग एक ही एज के चल रहे हैं। हाँ, शेरशाह थोड़ा बड़ा उम्र का है, शेरशाह जो शासक है वो बड़ी उम्र का है। तो वो क्योंकि उसका जन्म पहले ही हो चुका है, वो लगभग 1494 के आसपास ही उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी जौनपुर में शेरशाह की, तो वो इन लोगों से बड़ा है, ठीक है। अब गुजरात में बहादुर शाह है, और पूरब का जो क्षेत्र है, पूरब का क्षेत्र मतलब समझ लीजिएगा बिहार बंगाल वगैरह। समझिएगा इस समय जब बंगाल की बात हुआ करती थी ना अंग्रेजों के आने समय तक, तो बंगाल का मतलब होता था ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था, बिहार उड़ीसा और इधर जो बांग्लादेश का ये पूरा क्षेत्र ही बंगाल हुआ करता था। उस समय केवल बंगाल वो नहीं था, ये सब एक ही थे। इसलिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था, आप पूरे हिस्ट्री में पढ़िएगा, चाहे आधुनिक भारत हो चाहे पीछे से लेकर के, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय, ठीक है। बंदरगाह वगैरह सब ये सब पढ़ते थे उसके अंदर, बाद में नहीं अलग हुआ है, तो ये सब क्षेत्र वहां पढ़ा करते थे, ठीक है। तो ये जो बिहार और इधर का क्षेत्र था, ये अफगानों के हाथ में था। अफगान जो थे, मतलब शेरशाह सूरी वगैरह का समझ लो, ये लोग अफगानी हैं, तो इनके हाथ में ये पूरा था। अब मुगलों से इनको पंगा पड़ता रहता था। अब मुगल से भी, बाबर से भी पंगा पड़ा था, आपको याद होगा, जौनपुर वगैरह में उसने जीत तो जरूर लिया था, लेकिन बहुत भयंकर मतलब की चीजें हुई थी, तहस नहस कर दिया था अफगानों ने। तो अफगान चल रहे हैं पूरब की तरफ, ठीक है। गुजरात में चल रहा है बहादुर शाह, कांधार और उधर अफगानिस्तान वाले एरिया में है कामरान, ठीक। अब हुमायूं क्या सोच रहा है कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम किससे है। अब वो ये सोच रहा है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, कि मैं सबसे पहले किससे लड़ूं, ठीक है। तो उसने सोचा कि सबसे पहले मैं अफगानों को हराता हूं, क्योंकि अफगान मुझे ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पूरब और बंगाल की तरफ मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। तो उसने सोचा कि मैं पहले अफगान से निपटता हूँ, ठीक है। तो एक युद्ध हुआ 1532 में। जैसे ही 1530 में गद्दी पे बैठा है, तो उसके बाद जब इसने सिलेक्ट कर लिया, तो इसने 1532 में एक युद्ध लड़ा, दोराहा का युद्ध। हाँ, अफगानी अफगानिस्तान के ही थे, पश्तून कहते हैं इनको, पश्तून, पठान या ये ऐसे बोला जाता है। अरे तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो यार, पश्तून अभी इतना शब्द चल रहा है इस समय अफगानिस्तान, ठीक है। तो जब आपका मतलब ये हुए, तो उस समय इसने दोराहा के स्थान पर युद्ध हुआ 1532 में हुमायूं का, अफगानों से हुआ। मतलब यही अफगान जो शेरशाह के थे। शेरशाह उस समय क्या था, सेना नायक के टाइप से था, सेना में था वो, ये कोई शासक नहीं था, सेना नायक था। बाबर के समय की बात कर रहे हैं, बाबर के समय। तो उस समय शेरशाह जो था वो एक सेना नायक टाइप का था, लेकिन हुमायूं के समय तक एक बन जाएगा, शासक बन जाएगा ये, ठीक है। तो दोराहा के युद्ध में अफगानों को हरा दिया हुमायूं ने, ठीक है। पहला युद्ध जीत गया हुमायूं 1532 में। जौनपुर पे अधिकार हो गया इसका। जौनपुर बहुत समृद्ध क्षेत्र था उस समय का यूपी का, आपको पता होना चाहिए। तो जौनपुर जो है एक समृद्ध क्षेत्रों में आता था उस समय। ये कन्नौज हो गया, जौनपुर हो गया, और आज भी देखिएगा जौनपुर में बहुत सारे आपको पुराने साक्ष्य मिल जाएंगे इन सब सल्तनत के। बहुत सारी मस्जिदें मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा जौनपुर में, ठीक है। टर्की साम्राज्य ने भी किया था उस समय, तो ये सब चीजें हैं। तो अफगानों को हरा दिया इसने, और इधर जौनपुर तक इसका कब्जा हो गया। अच्छा,
अब इसने क्या सोचा, चलो अफगान तो निपट गए, लेकिन जब ये जौनपुर तक आ गया, क्योंकि ये यूपी की तरफ ही चल रहा था, तो इस समय एक किला पड़ता है मिर्जापुर में। मिर्जापुर जिले में एक किला पड़ता है, चुनार का किला। सुने हो नाम? चुनार का किला, ठीक है। और जो लोग इस तरफ के क्षेत्र के होंगे वो जानते होंगे। तो चुनार का किला पड़ता है, और बहुत इंपॉर्टेंट किला है ये, कभी मौका मिले तो घूमिएगा। मिर्जापुर इधर बनारस से या चाहे इलाहाबाद की तरफ से निकल आओगे तो भी पहुंच जाओगे चुनार के किला में। उधर आओगे तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे, ठीक है। सिद्धनाथ दरी है आपका, राजदरी, देवदरी, घूमने के लिए है चीजें, चंद्रप्रभा सेंचुरी है। तो ये कभी टाइम निकाल के आओ तो घूमो, उन सब चीजों को देखो। तो चुनार का जो किला था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब चुनार के किले के अधिकार करने के लिए ये हुमायूं ने क्या किया कि अब वहीं जौनपुर से वो पहुंचा इधर चुनार के किले की तरफ, और चुनार के किले पे घेरा डाल दिया। घेरा डालना क्या होता था कि किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, और सेना चारों बाहर, लड़ाई नहीं, घेरा डालने का मतलब होता है कि उन्होंने घेर लिया है पूरा किले को, ठीक है। और जहां पर जो अंदर, अब भाई पूरी सेना अगर किले के बाहर लग जाएगी तो जो अंदर जाने वाले सामान है सब रुक जाएंगे, जरूरत के सारे सामान बंद हो जाएंगे, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए सरेंडर हो जाया करता था। तो ऐसा काम क्या करते थे शासक। तो हुमायूं ने लगभग 4 महीने तक इस किले का घेरा डाला, 4 महीने तक सीधी लड़ाई नहीं लड़ा। और जब दिक्कतें बढ़ती गई तो शेर शाह ने क्या किया कि शेर शाह, इस समय शेर खान नाम है इसका, ठीक है, शेर खान नाम है, और बचपन का नाम फरीद है, हम बताएंगे अभी इसको। इस और इस चुनार के किले पे शेर खान का अधिकार है। शेर खान मतलब शेर शाह का, ध्यान रखिएगा। जब हुमायूं ने चुनार के किले पर घेरा डाला है तो इस समय जो अधिकार है उस किले पर वो शेर खान का है, ठीक है। अच्छा, फिर इन लोगों ने समझौता किया, शेर खान ने और हुमायूं ने, दोनों ने समझौता कर लिया। क्या? तो शेर खान ने कहा कि ये किला मेरे पास ही रहने दो, चुनार का किला मेरे पास रहने दो, हुमायूं से कहा, और बदले में मैं आपकी वफादारी स्वीकार करता हूँ। आप जब भी कहेंगे, जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। हुमायूं तैयार हो गया। भाई सिंपल सी बात थी, आगरा से इतनी दूर आया था, अब उसको आगरा भी लौटना था, क्योंकि आगरा में बेटे भी हैं उस, मतलब सॉरी भाई हैं उसके, अस्करी और हिंदाल उधर है, कहीं वो बगावत ना कर दें। तो बहुत सारी दिक्कतें इसकी चल रही थी। अच्छा, इन शासकों में एक मुगल में ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज थी, आपस में ही लड़ मरते थे सब, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता था। तो ये सब आपस में, चाचा का बेटा हो, भाई कुछ भी हो, यहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, जो ताकतवर वही शासक, यही था सिंपल, ठीक है। तो ये भी डर बना हुआ था। इसका एग्जाम्पल आपने देख ही लिया था, कामरान ने जो उधर से आक्रमण करके जीतने लगा था पंजाब वगैरह। तो ये आगरा भी लौटना चाहता था, तो इसने किले को इसी को दे दिया, शेर खान को दे दिया। और शेर खान को दे दिया कि तुम अपने पास रखो ये किला। और हुमायूं वापस लौट आया, कहाँ पर? आगरा। समझिए बात, कहानी समझ में आई? 1532 में एक युद्ध हुआ, दोराहा का युद्ध। उस युद्ध में अफगानों को हरा दिया गया, ठीक है। और ठीक उस ये वो अफगान थे जो पहले मतलब जौनपुर वगैरह को जीते थे, तो उनको हराया गया था। और उसी में एक सरदार या सेनानायक कह लो, शेर खान, जो इस समय ताकतवर हो चुका था, और इसने चुनार को के किले पे अधिकार किया था, ठीक है। तो उसी के आगे चल करके जौनपुर से वो पहुंचता है इधर चुनार, और उस किले पर एक प्रकार से कह लो कि उसी के अधिकार में आ गया, बिना लड़ाई लड़े, और हुमायूं के अधिकार में आ गया, ठीक है। ये कहानी चल रही है आपकी 1532 के आसपास की, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, हुमायूं वाला थोड़ा सा शेर खान के बारे में बता देते हैं। इसी समय, क्योंकि शेर खान का नाम आया चुनार पर, तो हम थोड़ा सा बताते हैं, फिर हुमायूं शुरू कर देंगे। शेर खान के बारे में समझ। शेर खान का जन्म जौनपुर में ही हुआ है, जौनपुर में। और इसके पिता जो है वो एक बहुत बड़े जागीरदार थे, तो एक अच्छी फैमिली से था शेर खान, और अफगानी है ये, ठीक है। इसकी एक नीति थी शेर खान की, ये अमीर विधवाओं से शादी कर लेता था। मतलब इतिहास बड़ा खतरनाक है, ठीक है। अगर सही से पढ़ोगे तो बहुत खतरनाक, टाइम देके पढ़ना पड़ेगा चीजों को। तो ये विधवाओं से शादी कर लेता था, अमीर विधवाओं से। अब आप बताओ कि अमीर विधवाओं से फायदा क्या होगा। एक सबसे पहला फायदा, अच्छा, जो चुनार का किला था उसका भी ऐसी ही कहानी है। चुनार के किले में जिसका अधिकार था ना, उसकी मौत हो जाती है, और उसकी बीवी जो होती है वो विधवा हो जाती है। तो जब वो विधवा हो जाती है तो पूरा चुनार का किला और धन संपत्ति उसके वाइफ के हाथ में आ जाता है। तो शेर खान क्या करता है, जाके उससे शादी कर लेता है विधवा से। अब भाई कोई तो चाहिए ना कि जो मतलब उसके साथ रहे और उसको सपोर्ट कर सके, तो वो भी शादी कर लेती है भाई। और इस तरह से शासक कौन हो गया? शेर खान ही हो गया ना। अब जब आप उससे शादी कर लिए, आप उसके पति हो गए, तो एक प्रकार से पूरा शासन आपके हाथ में। तो इस तरह से चुनार का किला शेर खान के हाथ में आ गया था।
ऐसे इसने कई शादियां करी। इसी तरह उसने बिहार का शासक था एक, उसकी पत्नी मतलब जब बिहार का शासक मर गया तो उसकी पत्नी दद्दू थी, वो विधवा हो गई। शेर खान ने उसको पटा लिया, उससे शादी कर ली, पूरा साम्राज्य बिहार का उसके हाथ में आ गया शेर खान में। ऐसे उसने कई शादियां की और विधवाओं को ढूंढता था, ऐसी विधवा जिसके मतलब कोई ना हो, संतान ना हो, उसका पति मर गया हो और वो अमीर हो। क्या गजब का दिमाग लगाता था शेर खान। और ये सब करके उसको इससे कोई मतलब नहीं था, कोई कैसा है, विधवा होनी चाहिए और अमीर होनी चाहिए, बूढ़ी बूढ़ी हो जवान हो, कोई मतलब नहीं रखता। और इस तरह से उसने पूरे साम्राज्य को विस्तार कर लिया था, बिहार पे पूरा अधिकार उसका हो गया था, और धीरे धीरे चल के वो बंगाल पे भी अधिकार कर लेगा। तो इस तरह से चुनार का किला उसके हाथ में आया था। ठीक है, ये शेर खान का है। ठीक है कहानी, तो ये हमने बता दिया कि चुनार के किले के समय की क्या उसका है, जानना बहुत जरूरी है आपको। हम इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें सब खत्म भी करना है। दो तीन पॉइंट बस याद रखना शेर खान के बारे में। एक शिक्षित है ये शिक्षित है, ठीक है, ये इवन हुमायूं से भी ज्यादा शिक्षित है ये। और जौनपुर में शिक्षा वगैरह हुई है इसकी। ठीक है, और एक बात याद रखना है, बचपन का नाम इसका फरीद है, और एक बार शेर को मारने की वजह से इसको नाम शेर खान मिला था, जो इसको दिया गया था, शेर खान नाम उसको उस तरह से मिला था। ठीक है, चलिए चुनार के किले की कहानी खत्म हुई, हुमायूं के पास आते हैं कि हुमायूं जब यहाँ से वापस आगरा लौट चुका है तो अब क्या हुआ। तो जब हुमायूं आगरा लौटा तो अब वो थोड़ी देर के लिए उसने क्या किया, कुछ समय के लिए लड़ाई वड़ाई बंद कर दी, और दिल्ली में आगरा पहुंचा था, उसके बाद वो दिल्ली गया। ठीक है, और दिल्ली में उसने एक नगर बसाया जिसको कहते दीन पनाह। फिर से बोलो, दीन पनाह। बोलो सभी, कौन सा नगर बसाया? राजधानी, ये दोनों इसके में है, राजा भी नाम है इसके में, रानी भी है, तो ये कंप्लीट है पूरा एकदम राजधानी, है ना। तो चलिए आगे, क्या नाम क्या याद हो गया? दीन पनाह। ठीक है, चलिए, तो दीन पनाह का क्या किया इसने, नगर को बसा दिया। ओके, और अफीम का शौकीन ये भी था, हुमायूं भी अफीम का शौकीन था। ठीक है, अब अगर आपको कभी ये पुस्तक पढ़नी हो, ये वाली, अगर कभी लगे कि मुझे एग्जाम से थोड़ा हट के पढ़ना है, तो डॉक्टर वासी शर्मा है, एक राइटर है डॉक्टर वासी शर्मा, जिन्होंने मुगलों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो वो बस एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, चलिए तो अब क्या हुआ कि जब ये हुमायूं दिल्ली पहुंचा और इसने क्या किया कि दिन पनाह नगर को बसाया, इस समय शेर शाह क्या कर रहा है पूरब में, जब वो उधर एक डेढ़ साल तक वो बिजी रहा हुमायूं दिल्ली में, नगर वगैरह बसाया दीन पनाह का, बहुत सारे भोज आयोजन किए, सबको उसने मतलब दावतें दी, और इस तरह से चल रहा था। इधर शेर शाह क्या कर रहा है, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है, ताकतवर हो रहा है। अब ये शेर शाह वो शेर शाह नहीं है जिसने चुनार में मतलब अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस एक डेढ़ साल के समय में शेर शाह बहुत ताकतवर हो जाएगा, और पूरा बिहार बंगाल इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। आपको बताया हमने कि शादियां कर करके इसने ऐसा कर लिया था, और बड़ी सेना तैयार कर ली थी इसने। ठीक है, तो हम बताएंगे अभी हुमायूं का, अभी आप उसको वहीं रहने दो, खूब मौज मस्ती करने दो डेढ़ साल तक। तो वो दिल्ली में डेढ़ साल तक मौज मस्ती कर रहा है, अपने दीन पनाह जो नगर बसा रहा है वहां पर। ठीक है, आते हैं हम लोग शेरशाह के ऊपर, जो इधर क्या कर रहा है। तो शेरशाह जो बिहार सॉरी जो किला पे सुनार का था, उसके बाद वो बिहार पे उसका पूरा अधिकार हुआ, और फिर एक शासक था बंगाल का, उसी समय बंगाल का नुसरत शाह। नुसरत शाह, तो नुसरत शाह क्या करता था कि बिहार पे आक्रमण कर दिया करता था, और शेरशाह को बहुत परेशान करता था। ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ, तो शेर शाह ने क्या किया 1534 में, 1534 में, इस समय हुमायूं दिल्ली की तरफ है अपना दीन पनाह वगैरह में, तो 1534 में शेर शाह ने क्या कर दिया, बंगाल पे आक्रमण कर दिया नुसरत शाह को, और युद्ध हुआ, और नुसरत शाह को हरा दिया गया, जीत गया वो। और इस युद्ध के बाद इसने उपाधि धारण की शेर शाह। ध्यान रखिएगा, बंगाल में जब नुसरत शाह से जब इसका युद्ध हुआ है 1534 में, तो 1534 के युद्ध के बाद इसने उपाधि धारण की है शेर शाह की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कभी बन जाए,
तो आपको ध्यान रखना है। इसने शेरशाह की उपाधि ली। एक प्रकार से बंगाल पे अब इसका अधिकार हो गया। तो बिहार तो इसके पास था ही, बंगाल भी आ गया एक प्रकार से पूरा। और बंगाल की राजधानी उस समय गौड़ हुआ करती थी। ठीक है, चलिए इधर इसकी कहानी, अब इसको रोक देते हैं, ये कहानी यहाँ रोक देते हैं बंगाल बिहार तक। शेर खान अपना बैठा हुआ है, शासन कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। अब चलते हैं हुमायूं के पास। भाई इधर इसने ये कर लिया, अब ये अपना शासन संभाल रहा है। अब हुमायूं देखो क्या कर रहा है। तो अब हुमायूं जब दीन पनाह में, ये वही 1-1.5 साल की बात चल रही है, तो जब दीन पनाह उसने बता लिया, तो अब उसने सोचा कि अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किया जाए, बहुत दिन हो गया बैठे बैठे इस शहर में, दिल्ली में। तो अब उसने शेरशाह की तरफ आक्रमण नहीं किया, बहादुर शाह जो गुजरात में बैठा हुआ है। देखो कहानी को रिलेट करना सीखोगे तो याद रहेगा, तब हिस्ट्री समझ में आएगी, तब मजा आएगा कि किसको कहाँ रोक करके पढ़ना है। ठीक है, तो अब इस समय जब वो दिल्ली में है तो वो शेरशाह के पीछे नहीं जाता, वो किसके पीछे आता है, बहादुर शाह के पीछे आता है। क्योंकि बहादुर शाह क्या कर रहा है इस समय, बहादुर शाह अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। तो बहादुर शाह मालवा पे अधिकार कर रहा है, मालवा एमपी का क्षेत्र पड़ता है। चंदेरी जो बताया था आपको, जब बाबर ने आक्रमण किया था चंदेरी, वो मालवा का क्षेत्र ही है। तो मालवा पे बहादुर शाह अधिकार कर रहा है, राजस्थान पे आक्रमण कर रहा है, चित्तौड़ तक पहुंच चुका है बहादुर शाह, और आगरा के पास तक बहादुर शाह का अधिकार हो चुका है। आगरा पे नहीं हुआ है, आगरा के कुछ पहले तक हुआ है। इससे हुमायूं परेशान हो गया कि अगर इस तरह चलता रहा तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बहादुर शाह हो जाएगा हमारे लिए। शेरशाह तो बहुत दूर की बात है, वो तो पूरब में है, वो उतने पास में है नहीं, लेकिन ये बहादुर शाह मेरे पास बढ़ता चला आ रहा है, इवन लगभग लगभग आगरा के आसपास पहुंच ही गया है ये। ठीक है, अरे हाँ सॉरी, ठीक है, उपाधि की जो गड़बड़ हुई है, अ, असल में इसने एक और उपाधि ली थी, उसमें कंफ्यूजन हो गया। जब ये युद्ध हुआ है, बंगाल वाला जो युद्ध हुआ है ना, बंगाल वाले जो नुसरत शाह को इसने हराया है, तो नुसरत शाह को हराया है तो शेर शाह की उपाधि नहीं ली है, हजरत आला की उपाधि ली है। ये स्किप कर गया था दिमाग, हजरत आला की है, ये आपके नोट्स में नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, गड़बड़ हुई है। चौसा के युद्ध में इसने लिया है शेरशाह की उपाधि, हाँ ये ठीक है। एक्चुअल में जब बंगाल में इसने जब हराया है नुसरत शाह को, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसने हजरत आला की उपाधि ली है, हजरत आला, ध्यान रखिएगा इसको, हजरत आला की उपाधि ली है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसने हजरत आला की उपाधि ली है। और जब चौसा का युद्ध जीता है, इस चौसा का युद्ध जब हुआ है, तब उसने लिया है शेरशाह की उपाधि। ये ठीक है, ये करेक्ट है दोनों। ठीक है, तो शायद शेरशाह वाला आपके नोट्स में है, हजरत आला वाला नोट्स में नहीं होगा, तो इसको चाहे नोट कर लेना अभी। ठीक है, हजरत आला वाला, कि जब उसने 1534 में नुसरत शाह को हराया है बंगाल में, उसके बाद इसने हजरत आला की उपाधि ली थी। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना इसको। ठीक है, हाँ अभी असल में चौसा का युद्ध अभी हुआ ही नहीं है, चौसा का युद्ध अभी बहुत दूर है, 1539 के आसपास होगा। तो पहले उसने हजरत आला की उपाधि ली थी। ओके, तो इधर इसका हुआ। अब हम लोग देखते हैं, असल में दिक्कत क्या है ना, ये जैसे कोई युद्ध जीतते थे लोग एक ठो उपाधि ग्रहण कर लेते थे, पता नहीं क्या उनकी शौकीनी थी, जिसको देखो उसी को। अब जो भी लगता था, कोई अपने को कुछ घोषित कर देता था, कोई कुछ कुछ घोषित कर देता था, और कहता था आगे आने वाले हमारे नाम पढ़ते रहो। ठीक है, तो आगे आने वाले लोग पढ़ रहे हैं, उनके जितनी उपाधि धारक कर लिए, तो ये सब चला करता था। अच्छा, बहादुर शाह जीत रहा था, हुमायूं ने क्या किया, मालवा पे आक्रमण कर दिया। मालवा पर, मालवा पे आक्रमण किया, बहादुर शाह का पीछा करता रहा, बहादुर शाह को इसने हराया। पहले मालवा को बहादुर शाह ने जीता था, फिर बाद में हुमायूं ने जीत किया था। अब मालवा के कुछ क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक क्रम से बता रहे हैं जिससे कहानी बन जाए, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वनडे के लिए, बट एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब ये मालवा पे इसने आक्रमण किया है, तो यहाँ से ये मंदसौर चला गया बहादुर शाह, मंदसौर से ये पहुंचा मांडू, मांडू से पहुंचा चांपानेर। ये सब क्षेत्र पड़ रहे हैं वहां से, जहां से हुमायूं इसका पीछा करता करता जा रहा है। तो वहां पर इसने मंदसौर गया, मंदसौर से उसने हराया, तो फिर वो आगे निकला, फिर वो मांडू पहुंचा, मांडू से भी उसने आक्रमण कर दिया, फिर वो चला गया चांपानेर, और ये पूरा क्षेत्र हुमायूं जीतता चला जा रहा है, अब बहादुर शाह को भगाता जा रहा है। और इसी क्षेत्र में जो भी खजाने हैं, जो भी क्षेत्र है, सब हुमायूं जीतता जा रहा है।
और बहुत धन प्राप्त हुआ इसको, क्योंकि ये सब इकट्ठा कर रखा था मालवा के शासक लोगों ने। तो इससे इसकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई हुमायूं की। इधर से बहादुर शाह भागते भागते काठियावाड़ पहुंच गया। गुजरात पहुंच के लगभग काठियावाड़, उस समय गुजरात आज का ही है लेकिन काठियावाड़ वो कहा जाता था उस समय, तो काठियावाड़ पहुंच गया। इस तरह से बहादुर शाह लगभग भागता ही रहा और गुजरात पर और मालवा पर हुमायूं का अधिकार हो गया। तो एक तरह से बहादुर शाह की कहानी खत्म हुई। अब आपको बहादुर शाह को याद नहीं रखना है, ठीक है, बहादुर शाह की कहानी खत्म। अब इतनी कहानी है कि बहादुर शाह का इस समय इतना ही चल रहा था, हुमायूं ने हरा भरा दिया और बहादुर शाह की कहानी खत्म हो गई है। कुछ समय बाद पुर्तगालियों से इसकी मीटिंग होती है, क्योंकि पुर्तगाली आ ही गए थे, तो एक जहाज पे पुर्तगालियों से मीटिंग होती है। पुर्तगालियों ने इसको जहाज से नीचे फेंक दिया था, समुद्र में डूबकर इसकी मौत हो गई थी बहादुर शाह की। ऐसा हुआ था, असल में मीटिंग वोटिंग के लिए कुछ कहा था, तो पुर्तगालियों के साथ जहाज पे पहुंचा था, तो पुर्तगालियों से कुछ अनबन हो गई होगी, इन लोगों ने उठा के इसको समुद्र में फेंक दिया, तो बहादुर शाह निपट गए, तो बहादुर शाह की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ रहा नहीं। अब बचे हैं केवल कौन, शेर खान बचा हुआ है केवल अब। तो अब मेन प्रतिद्वंदी जो है वो शेर खान है हुमायूं का। भाई तो खैर कामरान है, लेकिन भाई अब उतना दुख नहीं देगा। मेन है शेर खान, जिससे आपका युद्ध चलेगा अब इसका। ठीक है, तो अभी आपको हमने देखा कि शेर खान क्या कर रहा था, बंगाल जीत चुका, बिहार जीत चुका था और बंगाल जीत चुका था। अच्छा, अब जब हुमायूं ने इधर, अब इसने शेर खान की तरफ आक्रमण किया, जो शेरशाह सूरी है। तो अभी ये चौसा का युद्ध अभी हुआ नहीं है, तो इस समय शेर खान ही है ये, और हजरत आला की उपाधि इसने धारण की हुई है। फरीद भी कह सकते हो, दो तीन नामों से आप जान सकते हो। ठीक है, चाहे हजरत आला कह लो। ओके, इसने आक्रमण किया बंगाल की तरफ, जहां पर आपका शेर खान है। ठीक है, और शेर खान जो है, इसने इसको ज्यादा रजिस्ट नहीं किया, मतलब अपोज नहीं किया। कहा कि तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं। उसको मौका दिया बंगाल में घुसने का, कि तुम पूरे बंगाल तक अंदर तक घुस जाओ। ये हुमायूं की गलती थी। ठीक है, जहां इसकी राजनीतिक और सैन्य जो सूझबूझ है वो गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसने अपने विनाश की कथा यहीं से लिखनी शुरू कर दी हुमायूं ने, जब इसने बंगाल में प्रवेश किया है। और शेर खान ने जानबूझ के ऐसा किया था। बंगाल उसने छोड़ा, शेर खान ने बिहार में आ गया और हुमायूं को मौका दिया कि तुम बंगाल में जाओ। ठीक है, अंदर तक बंगाल में घुस गया हुमायूं। ओके, और वो गौड़ राजधानी तो वहां तक पहुंच गया, अंदर तक जाता रहा और चारों तरफ से फंस गया। कैसे फंस गया, क्योंकि शेर खान यही चाहता था। जब ये बंगाल में चला गया अंदर ना, तो इनने पूरा संपर्क तोड़ दिया इसका। क्या मैसेज कर रहे हो? नैनो दी कुन्हा 1937 बहादुर शाह जफर को मारा था, तो क्या करें हम? ये कहाँ से आ गया तुम्हें याद, कौन लिखा है? हाँ पंकज बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें नीनो डी कुन्हा कहाँ से याद आ गया है? अभी तो हमने नाम भी नहीं लिया भैया, गवर्नर जनरल है वो। गवर्नर जनरल कह रहे हैं, पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली जो आया था वो है ना, गवर्नर बन के आया था। तो तुम्हें याद कैसे आ गया ये? ए बहादुर शाह जफर अलग है। अरे कसम से, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर कब आएगा? बहादुर शाह जफर बहुत बाद में आएगा, जब आधुनिक भारत का जब वो पढ़ रहे होंगे तब आएगा, उत्तर मुगल काल में। ये बहादुर शाह अलग है, तुम लोग फिर से वही कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो। हमने कहा था बहादुर शाह ये जफर वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, पूछ लिया। तो सब लोग ध्यान रखिएगा, ये बहादुर शाह जफर नहीं है, इसको कनेक्ट मत कर लेना। इसलिए केवल बहादुर शाह बोला है ना। जफर एक उपाधि थी, केवल नाम नहीं था। जफर एक उपाधि थी जिसको उसने ग्रहण किया था। ठीक है, तो वापस चलते हैं बंगाल की तरफ। पूरा संपर्क तोड़ दिया शेर खान ने। न इसको आगरा से कुछ सहायता मिल रही थी, न इसके भाई कामराज से इसको कोई सहायता मिल रही थी, और ये फंस गया हुमायूं बंगाल में जाकर के। जब ये वापस लौटने लगा, तो बक्सर के पास जब पहुंचा ये चौसा, तो यहाँ अफगान सेना पहले से इसका इंतजार कर रही थी। चौसा वही जगह है जब वो बंगाल से लौट रहा था, और इसकी मुलाकात
अफगान सेना से हो गई। जो शेरशाह की एक सेना आपकी थी, वहां भीषण युद्ध हुआ, हुमायूं हार गया, बड़ी मुश्किल से जान बचाया, लगभग मार दिया गया था ये, लेकिन सेना वगैरह इसकी सब खत्म हो गई, लगभग खत्म ही हो गया, ये किसी तरह बच गया और नदी वगैरह पार करके ये भाग गया। ठीक है, बच गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बात चल रही है 39 की। ठीक है, ये बात चल रही है 39, तो 1539 की बात चल रही है, ये हुआ है चौसा का युद्ध। इमरान कह रहा है मेरे घर के बगल में है। तो ये भी बता दो कि नदी कौन सी थी। अगर ठीक है, ये तुम बता दो, हम नहीं बता रहे। अगर ऐसा है तो बता दो कि वो नदी कौन सी है उसके पास में। तो उस समय नाम अलग था, उस समय गंगा नहीं, वो एक और नदी थी। ठीक है, तो उसको पार करके वो भागा था। ठीक है, हाँ, कर्मनाशा नदी, चलो याद तो आया, कर्मनाशा है वो। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी, तो वही थे। तो हुमायूं 1939 में यहाँ से ये हारा, किसी तरह जान बचाया, बेचारा पहुंचा। ठीक है, वापस अपने आगरा पहुंचा, धन्यवाद दिया कि मेरी जान बची, है ना। अच्छा, इसी समय समझिएगा कि थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देते, बीच में जोड़ लेते हैं, नहीं तो रह जाएगा। जब इसने गुजरात की विजय की थी ना हुमायूं ने, जब बहादुर शाह को हटाया था और गुजरात को जीत लिया था, तो गुजरात में उसने अपने भाई को बैठा दिया था, अस्करी को। ठीक है, अस्करी को बैठा दिया, तो वो कामरान वहां था, अस्करी के साथ था, तो अस्करी को गुजरात दे दिया कि तुम गुजरात में शासन करो, तो अस्करी को भी एक मिल गया राज। ठीक है, अब उसके साथ कौन बचा, हिंदाल बचा हुआ है। ठीक है, तो अस्करी भी अब गुजरात में शासन कर रहा है, लेकिन गुजरात में ज्यादा दिन कर नहीं पाया ये, गुजरात के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और इसको भगा दिया था अस्करी को, फिर अस्करी वापस यहाँ आ गया था। अच्छा, दो राज्य समझिएगा, ये बहुत अपने शासक के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं, एक गुजरात और एक बंगाल, ये दो बहुत पुराना इतिहास है इनका। गुजरात और बंगाल अपने स्थानीय लोग को ही मानते हैं, अगर बाहर से कोई जाता है तो इसको उतनी तवज्जो नहीं देते, ये उसको बाहर ही मानते हैं। यही हाल गुजरात का भी है कि बाहर का कोई लीडर अगर वहां जा करके जीतना चाहे तो बहुत टफ है, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे उसको गुजरात में जाके जीतने में, अगर वो गुजरात का नहीं है तो। दूसरा वही हाल बंगाल का है, अगर बंगाल का कोई लोकल शासक नहीं है तो वहां की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, आप ये चुनाव में देख सकते हैं। ये दो ऐसे राज्य थे जो अपने शासक के प्रति निष्ठा रखते हैं, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले से चली आ रही है। तो भले इसमें अधिकार अस्करी का हो गया था, लेकिन गुजरात के लोग अपने शासक के प्रति थे, निष्ठावान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और अस्करी को भागना पड़ा था गुजरात से। बिहार और बंगाल में भी ऐसा ही होता था, और आज भी वही है, जो लोकल अगर नहीं है वहां का तो उसको बाहरी माना जाता है। ये दो ऐसे राज्य हैं जिसकी राजनीति आपको समझनी होगी, ये अलग चीज है, यहाँ आपका दिमाग काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, तो वापस वो पहुंच गया था, तो इसी समय हुमायूं भी चला गया है। ठीक है, अब ये लोग वहां पर हैं, हुमायूं माना नहीं, एक साल बाद इसने फिर आक्रमण किया, कन्नौज का युद्ध हुआ अब 1540 में। तो चौसा की हार के बाद इसने फिर से कन्नौज का युद्ध लड़ा शेरशाह से, और अब देखो चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह इसको उपाधि मिल चुकी है। ठीक है, चौसा के युद्ध के बाद कन्नौज के युद्ध में हार गया, फिर से हारा, और बुरी तरीके से हारा इस बार हुमायूं। शेरशाह की फिर जीत हुई, और अब इसने भाग्य तय कर दिया हुमायूं का, इस कन्नौज के युद्ध ने हुमायूं का भाग्य तय कर दिया। हुमायूं का खत्म, हुमायूं अब बिना राज्य का राजा है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि अब शेरशाह का पूरा अधिकार हो चुका है कन्नौज पे, जौनपुर में, पूर्वी बंगाल, बिहार से लेकर के आपका पूरा आगरा, और जो जो क्षेत्र हुमायूं के हैं। अरे जब राजा हार जाएगा तो उसका जितना क्षेत्र सब उसके अधिकार में आ जाएगा, तो अब जो जो क्षेत्र हुमायूं के थे उस पर अधिकार हो गया शेर खान का। ठीक है, और हुमायूं अब परेशान, भागा भागा फिर रहा था, अगले 2-2.5 साल तक वो केवल भागता रहेगा, कोई उसको शरण नहीं देगा, ना उसके भाई उसकी सहायता करेंगे, ना कोई शासक उसकी सहायता करेगा, और हुमायूं परेशान घूमता रहेगा, और धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा ईरान। तो ईरान पे उसमें शाह लोगों का शासन चल रहा है, तो ईरान पहुंच जाएगा जो उनको शरण देगा हुमायूं। तो ध्यान रखिएगा, कन्नौज के युद्ध के बाद ये भागते भागते फिर वो ईरान पहुंच जाता है, और उधर ही वो करीब 2.5-3 साल तक रहता है। ठीक है, ये कहानी खत्म हुई, हुमायूं की कहानी यहाँ से खत्म, समझ में आई बात। कन्नौज का युद्ध खत्म, अब इसके बाद किसका राज्य शुरू होने वाला है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, अब किसका राज्य शुरू होने वाला है। बोलो बोलो जल्दी। ये महिमा कह रही है जहांगीर अकबर
तुम लोग यार कसम से, तुम लोग क्या करोगे इतिहास का हमको पता नहीं। हाँ तो अरे, ये जरा सामने आओ सब तो, जरा जरा चेहरे तो देखे हम तुम लोग के, पढ़े क्या हो तुम लोग, सामने आओ जरा। हैं? अ, एक बात बताओ, हुमायूं तो चला गया है, लेकिन शेर शाह कहाँ है? अकबर और जहांगीर कहाँ से आ गए? अभी शेर शाह गया कहाँ? अभी तो युद्ध जीता ही है उसने कन्नौज का, मर गया। हाँ, ये कन्नौज का युद्ध जीता और मर गया शेर शाह। अरे तुम लोग खत्म हो गया बिल्कुल। मतलब हुमायूं चला गया है, लेकिन शेर खान तो जिंदा है, शेर शाह तो जिंदा है अभी। 1540 का जो उसने युद्ध जीता है कन्नौज का, समझे? अभी शेर शाह बाकी है। अभी अकबर और जहांगीर कुछ नहीं है। चलो, बड़े चमकते हुए चेहरे दिख रहे हैं हमको, गजब। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो, मीरा तुम ठीक ठाक हो ना? हाँ हाँ, मुंह धुल लो जरा, आँख आँख धुल लो। हाँ, ठीक है। और कुछ तो बाबा नायक ही बने हैं, बिल्कुल ऐसे से हाथ कर रहे हैं। वाह सर, गजब, एकदम मजा आ रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया है। एक तो क्रूरा सिंह बना हुआ है आशीष, बहुत बढ़िया। एकदम ठीक है। यक के पिताजी, चंद्रकांता को जीत ही लेगा वो अब। अच्छा चलो, बढ़िया है, सब लोग ठीक है। बाकी जो लोग कैमरा ऑन नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, फोर्स हम नहीं करेंगे। आपकी श्रद्धा है, भारत आज़ाद है, ठीक है। हम लोग क्या गणतंत्र है, हम लोग के यहाँ वो शासन नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो ये बात हो गई। अब होगा शेर शाह का साम्राज्य। अब ध्यान रखिएगा, अभी अकबर नहीं आएगा। 1540 से 1555 तक सूर साम्राज्य चलेगा, और दिल्ली पर अधिकार रहेगा सूर साम्राज्य का। ध्यान रखिएगा, इस दौरान जो हुमायूं और अकबर के बीच का है, सूर साम्राज्य भी बैठा हुआ है इस समय। इसको लोग ध्यान नहीं देते। ये जो 15 साल का समय है, सूर साम्राज्य का है, जो शेर शाह का है, जिसको सूर साम्राज्य, सूर्य साम्राज्य भी कहते हैं। तो 1540 में जब इसने हराया है हुमायूं को, और हुमायूं इधर उधर भाग रहा है, तो अब दिल्ली पे अधिकार हो चुका है शेरशाह सूरी का, ठीक है। और अब इसने बढ़िया से शासन वगैरह किया, और इस समय इसकी उम्र लगभग 54 के आसपास हो चुकी है, ठीक है, लगभग। तो काफी उम्र दराज हो चुका है ये। और चलो, शासक बनता है, पहुंचता है दिल्ली। अब शेर शाह के लिए चीजें याद रखनी है। हुमायूं की कहानी तो खत्म हो चुकी है, अभी हुमायूं मरा नहीं है। अरे परेशान बिल्कुल मत होना, मरा नहीं है, लौटेगा। हुमायूं फिर लौटेगा, हुमायूं आएगा वापस। तुमने मेरी दिल्ली ली है, मैं अपनी दिल्ली वापस लूंगा। अभी वो भटक रहा है ईरान की तरफ, बताएंगे कब लौटेगा वो, अभी उसको वहीं रहने दो। अभी शेरशाह को चलाते हैं हम लोग। तो अभी दिल्ली पे लगभग शेरशाह का शासन रहेगा, और दिल्ली में एक किला बनेगा, पुराना दिल्ली का किला, ठीक है। ये कह रहा है अकबर को लेके आएगा इस बार। अरे तुम लोग कसम से, अकबर को कामरान ने पाला था, कामरान जो उसका भाई था। हुमायूं जब, चलिए, अकबर का जन्म इस समय हो चुका है, आपको बता दें। और हुमायूं जब वो भाग रहा है ईरान, तो अकबर का जन्म हो चुका है। लेकिन अकबर जो है वो कामरान के हाथों में पड़ जाता है, उसके चाचा के हाथों में। तो पालन पोषण कामरान ने किया है। वापस अकबर अपने पिता हुमायूं से तब मिलेगा जब हुमायूं वापस लौटेगा, ठीक है, ये बाद में मिलेगा। तो अभी अकबर जो है वो कामरान के हाथों में, उसके चाचा के हाथों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हुमायूं के पास वो नहीं है, हुमायूं क्योंकि भाग चुका है ईरान। कामरान के पास है अकबर इस समय, बताएंगे जब अकबर की कहानी बता। अरे धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी हुमायूं को चलने दो, शेरशाह को चलने दो। ऐसे ऐसे भागोगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ न याद आएगा, ठीक है। कहानी समझोगे, बड़ा मजा आएगा। इतिहास बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। थोड़ा सा एग्जाम को एक तरफ रख दो और फिर पढ़ो, तब देखो इतिहास का अलग मजा है ना। तो कहाँ थे हम लोग? दिल्ली में थे हम लोग। हाँ, दिल्ली में थे। तो शेरशाह शासन कर रहा है। तो पुराना दिल्ली का जो किला है, कभी अगर घूमने का मौका मिला तो वहाँ पे एक मस्जिद है, किलाए कुहना। इसको शेरशाह ने ही बनवाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, किलाए कुहना को शेरशाह ने ही बनवाया, जो पुराना दिल्ली का किला है। एक चीज आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, दीन पनाह जो बताया है वो हुमायूं ने बताया है, ठीक है। वो दीन पनाह यही है, वो किला उस दीन पनाह नगर के अंदर ही था। तो उस समय बहुत बड़ा था, लेकिन अब वो दीन पनाह शहर तो है नहीं, बस किला है। तो उस किले में एक मस्जिद बनाए, किलाए कोहना। ये आपको याद रखना है, शेरशाह ने कौन सी मस्जिद बनवाई थी, तो यह किलाए कोहना बनवाई थी।
ठीक है, याद, अब इतना याद कर लो, ये सब चल रहा था। इसी दौरान, अब हम बीच का नहीं बता रहे, मेन बता रहे हैं कि शेरशाह का जो इम्पोर्टेंट, इसी दौरान इसने कई सारे आक्रमण किए और बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया इसने। गुजरात जीता इसने, मालवा जीता इसने, राजस्थान जीता इसने, पंजाब जीता इसने, ठीक है, उधर का सिंध वाला क्षेत्र जो था, बिहार बंगाल इसके पहले से अधिकार में था। तो आप याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल मोहम्मद बिन तुगलक जो शासन कर रहा था, उसके बाद शेरशाह ही एक ऐसा शासक है जिसने दिल्ली से बहुत बड़े साम्राज्य पे शासन किया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। अब इसके बाद आकर के फिर वही अकबर लोग आएंगे, नहीं तो ये और औरंगजेब लोग, नहीं तो फिर बीच में कोई शासक ऐसा नहीं था जो कर पाया था। बाबर भी इतना क्षेत्र पे नहीं कर पाया था अधिकार, तो शेरशाह ने कर लिया था पूरा। तो शेरशाह ने लगभग पूरे उत्तर भारत की तरफ को जीत लिया था इसने, दिल्ली पे बैठे बैठे। एक अभियान करता है ये कालिंजर पर। कालिंजर पता है, ये जो बुंदेलखंड एरिया के कोई स्टूडेंट अगर होंगे, ये महोबा साइड और ये बांदा या इधर का कोई होगा ना अगर, तो कालिंजर को जानता होगा, ठीक है। कालिंजर का किला कौन जानता है इसमें से, बताओ जरा, है कोई आपकी क्लास में जो कालिंजर के किले को जानता है? सृष्टि, हाँ, कालिंजर का किला जानते हो, ठीक, घूमने गए हो? वो नहीं सर, घूमने नहीं गए, है ना, बस जानते हैं। चलिए चलिए, कभी मौका मिले तो कालिंजर का किला घूमिएगा। हमने बहुत छोटे में घुमा था, लेकिन अभी भी चीजें याद हैं, बहुत बड़े नहीं थे उस समय हम। कालिंजर का किला हमने बहुत घुमा है। देखो, बहुत मौका, सहयोग संयोग की बात है हमारे कि इस टीचिंग प्रोफेशन में, इसलिए हमें टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। हमने बहुत घुमा है टीचिंग प्रोफेशन में, बहुत मौके मिले हैं, दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक पढ़ाने के इतने मौके मिले, हरियाणा से लेकर के आपका जितना क्षेत्र सब जगह गए। तो कालिंजर जो है, कालिंजर का दुर्ग बहुत स्ट्रांग दुर्ग है, बहुत ही मतलब मजबूत किला माना जाता था उस समय। कालिंजर को जीतना आसान नहीं था किसी को, बहुत ऊंचाई पे बना है, बहुत मतलब जब चढ़ोगे ना आप लोग, पैदल चढ़ोगे थक जाओगे, लगभग बहुत ऊंचाई पर है वो, और बहुत मजबूत किला, बहुत बड़ा है। इवन एक वो भी बनाया गया था, सुरंग कहते हैं उसे, बट हम लोग को जाने नहीं दिया गया, सुरंग के ऊपर पत्थर वगैरह रख दिया गया है, तो अंदर अंदर गिर गया होगा वो, ठीक है, तो इसलिए उसमें जाने नहीं दिया गया था। तो ऐसा कहा जाता था कि उस सुरंग से होकर के आप सीधे शहर से बाहर निकल सकते थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। वहाँ अभी भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर है, नीलकंठ मंदिर है। जब आप उतरने लगोगे तो वो मंदिर बना हुआ, बेहतरीन मंदिर है उसके अंदर, बट अब सब टूट फूट गया है। तो कालिंजर का किला, ये बहुत मजबूत किला था जिसको जल्दी कोई जीत नहीं पा रहा था। शेरशाह ने आक्रमण किया कालिंजर पर, कालिंजर पर आक्रमण किया, और 1545 की बात है। कालिंजर पे जब अधिकार कर रहा था तो तोप से गोले चलाए गए, और ये तोप दीवार से टकरा करके वापस इसी की तरफ गिर गया, शेरशाह की तरफ, जहां पे बारूद वगैरह रखे हुए थे, और विस्फोट हो गया और शेरशाह निपट गया। ये था उनका अंतिम अभियान कालिंजर, जिनने इनकी जान ले ली। कालिंजर को वैसे भी कोई नहीं जीत पा रहा था दुर्ग को, ठीक है। और इस समय बुंदेलखंड में चंदेलों का राज चल रहा था, चंदेल शासक है, ठीक है। और हमें लगता है कीरत सिंह इस समय शासन कर रहे थे, कीरत सिंह थे उस समय कालिंजर पर, जब हुमायूं ने, हाँ सॉरी शेरशाह ने, तो कीरत सिंह थे उस समय शासक, तो चंदेलों के अधिकार में था। शेरशाह ने किया, और शेरशाह का यही सबसे लास्ट हुआ। तो इस, लेकिन एक सबसे अच्छी बात, बड़ी खुश नसीब था ये, मरा तभी जब इसको पता चल गया कि कालिंजर इसके अधिकार में हो गया। कालिंजर अधिकार में आ गया था शेरशाह के, ठीक है, शेरशाह के अधिकार में कालिंजर का शासन हो गया था, कालिंजर जीत गया थे। तो कालिंजर का किला जीत जरूर गया ये, और उस समय जब इसको मैसेज मिला कि कालिंजर हम लोग के अधिकार में आ गया है, उसके बाद ही ये मरा था। तो यही कहा जाता है 1545 में जब इसको मैसेज मिला कि कालिंजर हमारे अधिकार में है, उसके बाद ये मर गया था, ठीक है। यहाँ कहानी खत्म हो गई शेरशाह की। शेर खान की कहानी खत्म हो गई, बहादुर शाह की उधर खत्म हो गई, पुर्तगाल जो थे फेंक दिया उन लोगों ने जहाज से, निपट गया वो। हुमायूं अभी जिंदा है, ठीक है। कामरान का जो शासन है वो पंजाब के क्षेत्र में चल रहा है, ठीक है। और ये सूर साम्राज्य यहाँ पे चल रहा है अभी दिल्ली के क्षेत्र में, ठीक है। हुमायूं कब आएगा आपको बताएंगे आप। हुमायूं ठीक इसी समय 1545 के समय पंजाब में आ जाएगा, पंजाब के क्षेत्र में आ जाएगा ईरान से वो, और उधर के अपने क्षेत्रों को जीत लेगा वो, काबुल कंधार जो भी भाई वगैरह उनसे जीत लेगा वो, तो काबुल कंधार ये सब जीत लेगा। और इसी समय अकबर अपने पिता से मिलेगा हुमायूं से, ये लगभग बात है 1545 के आसपास की, जब शेर खान इधर कालिंजर को आक्रमण कर रहा है तो उधर हुमायूं उधर आ रहा है,
तो जैसे ही शेर खान की मृत्यु हुई है तो ये साम्राज्य कमजोर हो गया। शेर खान बहुत प्रतापी शासक माना गया सूर साम्राज्य का। इसके मृत्यु के बाद हुमायूं को एक मौका लगा कि मैं वापस दिल्ली को जीत सकता हूँ, इसलिए उसने ईरान से चलना शुरू किया और 1545 में पंजाब को जीत चुका था, काबुल वगैरह जीत चुका था, अकबर उसको मिल चुका था, ठीक है, जो कामरान के हाथों में था। अच्छा, आगे चल करके जो शेर खान का बेटा है इस्लाम शाह, या जिसको जलाल खान कहते हैं, तो इस्लाम शाह गद्दी पे बैठता है। अब सूर साम्राज्य किसके हाथों में आता है? इस्लाम शाह, जो उसका बेटा है, ठीक है। तो इस्लाम शाह बैठता है, ओके। अब क्या होता है कि इस्लाम शाह भी अपने पिता की तरह ठीक ठाक शासक था। उसने उसको ऐसा नहीं कि कमजोर कर दिया, बढ़ाया उसने और अच्छे काम किए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बढ़िया काम। लेकिन 1553 में इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई, उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई 1553 में। सर जी, हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए, राजरानी बताओ क्या क्या दिक्कत है? लिखो जल्दी करो यार, टाइम लगाते हो तुम लोग, बोलो ना क्या दिक्कत है फिर बताए आगे। रहने दो, जब टाइप हो जाए तब बताना तुम, ठीक है। हाँ, तो अरे आवाज नहीं आएगी तुम्हारी, म्यूट है, टाइप करना पड़ेगा। वैष्णो देवी से भी ज्यादा चिद्धि पड़ती है सीढ़ी वैष्णो देवी की चढ़ाई अलग है, कालिंजर की चढ़ाई अलग है, मतलब तुम लोग क्या होगा। वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत है, वैष्णो देवी की चढ़ाई को तुम किले की चढ़ाई से कंपेयर करोगे? हैं, कई घंटे लगते हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई में, थक के पस्त हो जाओगे, है ना। तो दोनों में अंतर है। कहाँ कहाँ दिमाग जाता है तुम लोग का यार। ठीक है चलो कोई नहीं। अब सर हिस्ट्री के लेक्चर अपलोड कर दो, हाँ अभी कर रहे हैं, लेक्चर बंद करके अभी अपलोड कर देते हैं, हैं लेक्चर बंद कर दे अभी अपलोड कर देते हैं। तो चलो बाकी चलते हैं उधर। हमारे मूड को सही रखने दिया करो, मूड जब सही रहता है तो पढ़ाने में बड़ा मजा आता है इस चीज को, है। तो क्या हुआ कि इधर ये चल रहा था और इधर इस्लाम साहब बैठा गद्दी पर, और 1553 में इसकी मृत्यु हो गई। चलो ठीक है, सब सही चलो। हुमायूं को मौका मिल गया। अब ये इसको लगा कि सूर साम्राज्य खत्म हो रहा है। अब इसने 1555 में 1555 में एक युद्ध लड़ा अफगानों से, सरे हिंद का युद्ध, 1555 सरे हिंद का युद्ध। और इस सरे हिंद के युद्ध में वापस दिल्ली हुमायूं के कब्जे में आ गया। अब देखो, इसीलिए कहा गया है कि हुमायूं एक ऐसा शासक जो पहले अमीर से गरीब बना और फिर गरीब से फिर अमीर बना, जो बीच में बिना राज्य का राजा हो गया और वापस दिल्ली की सत्ता इसको मिली है 1555 में, ठीक है। तो बेचारा 1540 में कन्नौज हारा था और उसके बाद भटकता ही रहा। फिर 1545 में उसको काबुल वाला क्षेत्र मिला, अफगानिस्तान वाला, और फिर 1555 में सरे हिंद के युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पे इसका कब्जा हो गया। तो यहाँ से अब आपके आगे हुमायूं के बाद अब अकबर आएगा, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली का शासक अब ये अकबर लोग आएंगे, क्योंकि सूर साम्राज्य खत्म हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, बीच में सूर साम्राज्य लगभग 10-15 सालों का है जिसमें शेर शाह शासन करता है दिल्ली पर, ठीक है। और उसकी मृत्यु के बाद ही ऐसा कुछ होता है। चलिए ये कहानी खत्म हुई। अब आते हैं यही लास्ट लड़ाई है। तो 4 लड़ाइयां लगभग आपको याद रखनी है हुमायूं की। एक लड़ाई आपकी कौन सी बताई हमने? एक लड़ाई इसकी हमने आपकी बताई दोराहा की, एक लड़ाई हमने आपको बताई इसकी चौसा की, और एक लड़ाई हमने आपको बताई कन्नौज की, और एक लास्ट लड़ाई इसकी है सरे हिंद की। तो 4 लड़ाई आपको याद रख लेना है कि हुमायूं की 4 लड़ाइयां। इसी तरह बाबर की 4 थी, बहुत आसान है, आपके लिए लड़ाइयां हैं। पता नहीं इतिहास में क्या किया गया है कि लड़ाइयों को रख दिया गया है, बस लड़ाई पढ़ते रहो, युद्ध लड़ते रहो खाली, और यही सब चीजें कर दी गई, तो युद्ध याद करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आते हैं भाई, तो हमें वो ध्यान रखने हैं। तो युद्धों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, 4 युद्ध दोनों के हो गए। अच्छा, अब आते हैं मृत्यु पर, ठीक है। देखो, बहादुर शाह उधर निपट चुका है, शेरशाह कालिंजर में निपट गया, उसका बेटा इस्लाम तो अभी जिंदा चल रहा है। हुमायूं बड़ा गजब है, जिंदा चल रहा है।
सबको निपटा चुका और अपना शासन कर रहा है ये, ठीक है। इसके समकालीन सब निपट चुके हैं और अपना बढ़िया राज अब दिल्ली से कर रहा है ये। अब इसकी मृत्यु होती है लगभग 1569 के आसपास मृत्यु हो जाती है। तो कहा ऐसा जाता है कि इसका मकबरा बनता है 1569 में। तो 1569 में इसका मकबरा बनवाती है इसकी बीबी, इसकी बेगम है जिसका नाम है हाजी बेगम। तो हाजी बेगम जो है, जो इसकी वाइफ है, वो 1569 में इसका मकबरा, आप जानते हैं दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो दिल्ली में ही इसका हुमायूं का मकबरा है। ये वही शहर था दीन पनाह जिसको उसने बनवाया था, बट आज तो दीन पनाह नहीं कहा जाता, ठीक है। तो उस समय ये दीन पनाह में इसने जो शहर बसाया था वहीं पर हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। आपको याद रखना है किसने बनवाया था, हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन है, इसकी पत्नी थी, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर इसकी एक पत्नी है दो पत्नी, ये अंडरस्टूड है कि एक से ज्यादा पत्नी होगी, समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब, तो हाजी बेगम ने मकबरा बनवाया। ये क्वेश्चन बनता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है या फिर किसने बनवाया है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। उस समय दीन पनाह कहा जाता था, अब आप दिल्ली ही कहोगे, ठीक है। और हाजी बेगम ने बनवाया। मृत्यु कैसे हुई थी वो समझ लो। ये जो इसने बनवाया था दीन पनाह, वहीं इसके समय एक पुस्तकालय थी, उस पुस्तकालय की पहली मंजिल पर ये खड़ा था वहां से, और ये पुस्तकालय के मंजिल से गिरता है और मर जाता है। ये भी गजब है, मतलब पूरा युद्ध सब जीत करके मरा नहीं और पुस्तकालय की पहली मंजिल से गिरा और निपट गया। मतलब गजब गजब है भाई इतिहास। मरे, ये निपट गए भाई, गिरे और मर गए। तो इनकी कहानी भी खत्म हुई, हुमायूं की कहानी भी खत्म, इधर सब खत्म। अकबर की कहानी फिर शुरू होगी अब, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है आपको। तो हुमायूं का हम खत्म करते हैं। तो ये अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है, नोट्स में शायद लिखा होगा, पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा कौन है। तो ये हुमायूं का मकबरा ही है जो पहला दोहरा गुंबद वाला है, ठीक है। तो इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला दोहरा गुंबद वाला कौन सा है मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा है, क्लियर। तो इधर हुमायूं की कहानी खत्म हुई, उधर वो खत्म हुआ, लगभग सब खत्म हुआ। तो ये जो कहानी चल रही है 1555 के आसपास की, तो ये सब चीजें खत्म हुई। चलो अब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और चीजें समझ लो। शेरशाह से जो बनता है, शेरशाह से क्वेश्चन बनता है, शेरशाह का शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो जब जिंदा था शेरशाह, तो उसी समय उसने सासाराम, जो बिहार में पड़ता है रोहतास जिले में, तो रोहतास जिले में ही सासाराम पड़ता है, वहां उसने अपना मकबरा बनवाया था, ठीक है, शुरू करवा दिया था, तो मकबरा बन गया था। तो आप याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है जो बिहार में, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखोगे शेरशाह के लिए, हाँ शेरशाह के लिए क्या और याद रखिएगा, शेरशाह ने क्या किया था कि सिक्के चलवाए थे। असल में इससे पहले जो थे मिश्रित सिक्के चलते थे, चांदी वांदी सब मिला करके, तो शुद्ध सिक्के चलवाए थे इसने। सोने के सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए, तांबे के सिक्के चलवाए। ये शेर खान की बात हो रही है, शेरशाह सूरी की, जब ये सूर साम्राज्य चल रहा है 40 से 55 के बीच का जो चल रहा है, तो इस समय की बातें चल रही हैं जब इसने चलवाया है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, चांदी का रुपी चलाया था इसने, चांदी का रुपी चलाया था और तांबे का दाम चलाया था। याद रख लो इस चीज को, अभी याद कर लो, नोट कर लो। चांदी का रुपी चलवाया था और तांबे का दाम चलवाया था। और चांदी का जो एक रुपी है, जो चांदी का सिक्का था एक रुपी, वो 64 तांबे के दाम के बराबर था। मतलब अगर तांबे का दाम आप 64 लेके आओगे, 64 सिक्के, तो आपको चांदी का एक रुपया मिलेगा। आपको ये याद रखना। तो ये इसकी वैल्यू थी, विनिमय दर, कि मतलब अगर आपको एक चांदी का सिक्का प्राप्त करना है, चांदी का रुपया, तो आपको 64 तांबे के दाम लाने पड़ते थे। आप देते थे तो आपको एक चांदी का मिलता था। यही से रुपए का समझ में आता है। आगे चल करके इसी को अकबर आगे बढ़ाएगा, यही से आगे चल करके ब्रिटिश साम्राज्य जब आएगा तो भी ये करेगा। तो ये एक न्यू माना जाता है जो शेरशाह ने रुपया का न्यू रखा था चलाने का। तो इसको विस्तृत रूप देगा अकबर आगे जा करके, और फिर उसी का आगे चल करके ब्रिटिश साम्राज्य उसको और विस्तृत रूप देगा, ठीक है। तो यहाँ से शेरशाह से शुरू होता है। तो इसको बहुत याद रखिएगा, सिंपल, कि इसने करेंसी सुधार में उपाय किए थे शेरशाह ने। तो चांदी का एक सिक्का था जिसको उसने रुपया कहा था, और तांबे का जो उसने चलाया था उसको दाम कहा था। याद रखिएगा किसको क्या कहा था, कंफ्यूज हो जाओगे। चांदी को रुपया कहा था और तांबे को दाम कहा था, ये भूलना मत। दूसरा, विनिमय दर क्या थी, एक रेशियो 64 की थी। 64 जो दाम थे वो एक चांदी के रुपए के बराबर थे। कंप्लीट, ये एक दूसरा काम था। तो एक मकबरा याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है। अब तीसरा जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, एक इसने सड़क बनवाई, वो सड़क थी शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको आप लोग याद रखते हैं,
ये तो जानते होगे सब लोग, जीके का पार्ट है। शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, सुने हो ना जीटी रोड? अरे हाँ या ना? खैर आप क्या, बताओ बताओ राजरानी। हम्म। अनिता, सुमित, सब सब जानते हैं, चलो ठीक। तो शेरशाह सूरी मार्ग, अब आपको बता दें, ये कोई बनवाया बनवाया नहीं था। ठीक है, एक प्रकार से कह लो ये सड़क बहुत पहले से चली आ रही थी। इसको कहते थे उत्तरा पथ, ये प्राचीन काल से चली आ रही थी, उत्तरा पथ कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब इतिहास हमको ये पढ़ाया जाता है तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसको उत्तरा पथ का नाम था, इसका उसने जीर्णोद्धार कराया होगा या कुछ ऐसी चीजें कराई होंगी जिसको उसने कनेक्ट करवा दिया होगा, बीच के पार्ट जो थे। असल में क्या हुआ था, बंगाल से जो सोनार गांव है वहां से लेकर के इसने लाहौर तक वो कनेक्टिविटी करा दी थी, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र इसी के उसमें पड़ता था, क्योंकि बंगाल तक अधिकार था इसका और पंजाब में अधिकार था। तो ये कहा जाता है कि बंगाल सोनार गांव से लेकर के इसने पूरा एक कनेक्टिविटी दे दी थी लाहौर तक। तो कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण इसने करवाया था। आप ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत बहुत समृद्ध था हमारा, जो चीजें बनवाई जा चुकी है ना वो कोई बनवा नहीं पाएगा, बस उसको तोड़ा ही गया है, उसी का जीर्णोद्धार ही किया गया है। ठीक है। तो ये उत्तरा पथ कहलाता था उस समय, और उसी का नाम दे दिया गया था शेरशाह सूरी मार्ग। और आगे चल करके इस शेरशाह सूरी मार्ग को ही जीटी रोड के नाम से जाना जाएगा ब्रिटिश काल में, और ये आएगा गवर्नर जनरल ऑकलैंड, लगभग 1836 से 42 के आसपास की बात होगी, जब लॉर्ड ऑकलैंड आएगा, ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर, तब ये इसको नाम देगा जीटी रोड। तो जीटी रोड ब्रिटिश काल में नाम मिला है। शेरशाह ने उसको शेरशाह सूरी मार्ग दिया या सड़क आजम दिया है। इससे पहले प्राचीन काल में इसको क्या बोलते थे, उत्तरापथ। तो समझिएगा ये बहुत पहले से था, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। और बनवाने बनवाने का काम तो इन लोग की बस की बात ही नहीं थी, बस केवल सच सच बताया अगर हम, तो ये लोग इस तरह के शासक ही नहीं थे कि कुछ नया बनवा सके। ये लोग केवल बस जो बना हुआ था उसी को मॉडिफिकेशन किया है, उसी को तोड़ करके किया है। इवन अगर आप हिस्ट्री समझोगे ना, अब हम उसमें नहीं जाना चाह रहे, जो लाल किला समझाया जाता है शाहजहां का, आप हिस्ट्री को ढंग से पढ़िए। जब राय पिथौरागढ़ जब आपका है, जब पृथ्वीराज चौहान था वहां पर, तो इतिहास में लिखा हुआ है उनकी रानी उस किले से उस किले से कुतुब मीनार को निहारा करती थी, या जो भी था वहां पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये कौन सा किला था भैया जिससे वो निहारा करती थी? और किला बताओ मेरे दिल्ली में, एक पुराना किला है और एक या तो लाल किला है, और कुतुब मीनार बना हुआ था, लिखा है, रिटेन है। उस महल से, उस किले से कुतुब मीनार को निहारा करती थी रानी, देखा करती थी सुबह सुबह। और किसी और ने नहीं लिखा, उस समकालीन लोगों ने लिखा है। हम क्या पढ़ते हैं, शाहजहां ने बनवाया है। हाँ, कुछ मीनारें बनवाई होंगी बीच में, कुछ निर्माण करवाया होगा, बस ऐसी चीजें हैं। तो चलिए हम इसको छोड़ते हैं, जो भी है हिस्ट्री। तो राय पिथौरा बोला जाता था उस समय, तो राय पिथौरागढ़ का किला बोला जाता था, और उसी का एक दूसरा नाम था लाल कोट का किला। ठीक है, जो हिस्ट्री में मिलता है, बट हम उसको आज लाल किला जानते हैं, और वो शाहजहां ने बनवाया, ये हम पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, उसी को हम पढ़ेंगे। तो अब आगे बात आती है कि शेरशाह में क्या हुआ। ठीक है, तो शेरशाह में क्या हुआ कि जीटी रोड का एक पॉइंट हो गया आपको, चलिए ओके, जीटी रोड हो गया, एक हो गया सिक्के वाला हो गया, और एक हो गया मकबरा इसका सासाराम वाला। ये दो तीन पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं। और शेरशाह का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए आपका बनता है, हाँ, भूमि सुधार के लिए इसने काम किया था असल में। तो भूमि सुधार के लिए इसने काम क्या किया था, आपको याद रखना है कि पट्टा समझते हो, पट्टा देना, जैसे जो किसान लोग होंगे वो समझते होंगे पट्टा, जमीन वमीन से जो लोग जुड़े होंगे ना, पट्टा दे दिया जाता है, ऐसा कुछ समझते हो। तो ऐसी व्यवस्था शेरशाह ने की थी, पट्टा देना। तो जैसे ये किसानों को पट्टा दे दिया जाता था, और उसमें क्या होता था कि इनको ये निश्चित होता था कि मतलब क्या है, कर वगैरह जो टैक्स वगैरह है, जो टैक्स वगैरह है, मतलब लगान कितना देना है, तो ये निर्धारित कर देता था पट्टा दे करके। ठीक है। और किसान क्या करते थे, कबूली पत्र। तो दो चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है पट्टा और कबूली पत्र किसके समय में शुरू हुआ है। तो पट्टा और कबूली पत्र ये शेरशाह के समय में शुरू हुआ है। पट्टा क्या था, जो शेरशाह की तरफ से किसानों को दिया जाता था, जिसमें ये सब डिस्कशन होता था कि आपको कितना लगान देना है, कितना जमीन है, कितना क्षेत्र है, उसके हिसाब से। और किसान क्या करते थे, कबूली पत्र ग्रहण करते, कबूली पत्र मतलब दिया करते थे कि हाँ ठीक है, हमें कबूल है, ये मेरा क्षेत्र है और मैं इतना लगान स्वीकार करता हूँ, मैं आपको दूंगा। तो इस तरह से चीजें निर्धारित हो जाती थी, तो उसी को पट्टा या कबूली पत्र कहा जाता था। ठीक है। तो ये गिने चुने आपके 3-4 पॉइंट है जो शेरशाह से याद रखने अपने एग्जाम के लिए, भूलना मत इन चीजों को। ठीक है। बाकी पीछे तो कहानी है, वो आपको इसी समझने के लिए, एग्जाम के लिए आपको मेन मेन ये है।
पहला, शेरशाह का बचपन का नाम क्या है? फरीद है, ठीक है। इसने कौन सी उपाधि धारण की है? तो इसने शेरशाह उपाधि धारण मिली है इसको चौसा के युद्ध के बाद। शेर खान क्यों मिला था? क्योंकि इसने शेर को मारा था। हजरत आला की उपाधि इसको कब मिली है? तो हजरत आला की उपाधि इसको मिली है जब इसने हराया है नुसरत शाह को बंगाल में, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है? सासाराम में बना हुआ है, रोहतास जिले में, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो इसने सिक्के चलवाए थे, मतलब करेंसी के मामले में, तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम, तो एक जो था वो 64 के बराबर था। चलिए ठीक। अच्छा, आगे जीटी रोड, जिसको सड़क आजम कहा जाता था उस समय, एग्जैक्ट समझिए, सड़क आजम बोलते थे या शेरशाह सूरी मार्ग बोलते थे। तो सड़क आजम या शेरशाह सूरी मार्ग समझो। जीटी रोड बहुत बाद में नाम आया, लगभग 1836 के बाद आया, जब ऑकलैंड आएगा गवर्नर बनकर के, प्रथम जनरल गवर्नर बनकर, तब आएगा नाम जीटी रोड, ठीक है। तो ये शेरशाह का काम खत्म हुआ। तो शेरशाह क्लियर हो गया। इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जितनी बातें बताएंगे ये पढ़ लो, एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बनेगा। हुमायूं के लिए एग्जाम के लिए हमने आपको बता ही दिया पॉइंट क्या। 4 युद्ध लड़े हैं उसने, कौन कौन सा युद्ध कब लड़ा है, डेट याद कर लेना, भूलना मत। 1532 में दोराहा का युद्ध हुआ है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ है, और 1555 में सरे हिंद का युद्ध हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हुमायूं के लिए। मकबरा कहाँ बना है? दिल्ली में बना है, ठीक है। पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है, ध्यान रखिएगा। गयास मिर्जा इसके वास्तुकार थे, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। गयास मिर्जा ने बनवाया था, मतलब वास्तुकार थे इसके बनाने वाले। और जो बनवाया था इसकी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम जो इसकी पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है? फारसी है, ये भूलना मत कभी, ठीक है। और हुमायूं के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हुमायूं के लिए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें यही थी, ठीक है। मेन उसका युद्ध ही है और ये सब चीजें, बस इतना काफी है हुमायूं के लिए। तो हुमायूं का ये, क्योंकि इसने और कुछ लिखा उखा है नहीं भाई, जैसे बाबर ने लिखा था तो उस तरह का कुछ है नहीं इसके पास, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। माता पिता से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, बस वो आपको समझाने के लिए। माँ हम बेगम है माता और पिता बाबर है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। जन्म इसका लगभग 1508 के आसपास हुआ था, है ना। तो ये सब कहानी आप समझ चुके हो। और ये अच्छा, हाँ, शेर शाह का एक बहुत बुरा कलंक लगा हुआ है। शेर शाह को बहुत सारी उपलब्धि मिली हुई है और मतलब काफी अच्छा शासक माना जा रहा था, अच्छे काम कराए थे इसने असल में। बहुत सारे, अब ये क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का पार्ट इसलिए हम समझाया नहीं। शेर शाह ने बहुत सारी चीजें करवाई थी। जब सड़क बनवाया था ना, जो सड़क का निर्माण हो रहा था, जब शेरशाह सूरी मार्ग का, तो उसके आसपास इसने बहुत सारे तालाब वगैरह, सराय वगैरह, यात्रियों के ठहरने के लिए स्थान, कुएं वगैरह, बहुत सारी चीजें बनवाई थी, जिससे यात्री वहां पर रुक सके। व्यापारियों के लिए अलग स्थान, ब्राह्मणों के लिए अलग स्थान, मुस्लिमों के लिए अलग स्थान, इस तरह का सब व्यवस्था करवा रखा था शेरशाह सूरी ने। तो इसको काफी अच्छा स्थान प्राप्त था अपने शासनकाल में। लेकिन इसने एक गड़बड़ की जो इसके इतिहास में इसको कलंक माना जाता है शेरशाह सूरी के लिए। वो क्या किया था, समझ लीजिए इसको जरा। जब मालवा पर विजय कर रहा था ये, तो मालवा के क्षेत्र में चंदेरी पड़ता था, जिससे एक बार वो जीत चुका था, ठीक है, बाबर। हाँ, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखता था, लेकिन कोई उसकी कृति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए नहीं बता रहे, बताया तो हमने। तो देखो, इतिहास में जगह तभी मिलती है जब आप याद, बहुत सारे फेमस। अब बाबर ने बाबरनामा जो लिखी है ना, अब वहीं से मुगलक वंश का पता चलता है, मुगल वंश का भाई। बाबरनामा ना होती तो आप समझ ही ना पाते, इसलिए बाबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आज तक भी, क्योंकि वहीं से हमें पूरी हिस्ट्री मिलती है कि क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी। तो स्थान उन्हीं को मिलता है जो कुछ होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शेर शाह ने क्या किया था, चंदेरी के उस समय एक पूरनमल थे, और पूरनमल जो थे वो संरक्षक थे वहां के, उस दुर्ग के, ठीक है। जब शेरशाह मालवा जीत रहा था, आपको बताया ना कि पूरा अधिकार कर लिया था सब इसने, तो मालवा पे जब आक्रमण किया था इसने, तो पूरनमल ने इनसे संदेश भेजा शेरशाह को। क्या भेजा कि अगर आप मुझे सुरक्षित इस किले से निकलने देते हैं तो मैं ये किला आपको सौंप दूंगा बिना युद्ध लड़े। पूरनमल ने कहा, शेरशाह ने स्वीकार कर ली बात। और पूरनमल अपने 1000 राजपूतों को लेकर के किले से बाहर निकले। जब वो किले से बाहर निकले तो इनके टुकड़े पे हमला कर दिया गया और सबको मार दिया गया। तो शेरशाह अपने वादे से मुकर गया। ये हैं वो शासक जिनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। ये वही हालत है कि अगर कोई कह दे कि मैं तालिबान की बातों पर विश्वास कर लो, तालिबान कह दे कि मैं स्त्रियों को बहुत अधिकार दूंगा ना, ये आपकी भूल है।
और ये आप गलतफहमी में है, वो जितना भी कह ले कि बहुत सारी सुविधाएं, अरे अभी तुम देखना क्या हालत होने वाली है स्त्रियों की वहां पर, है ना, महिलाओं। जो शरीयत से चलने लग गया तो आप उसके विश्वास नहीं कर सकते। आप भाग्यशाली है भारत में कि अभी नहीं लागू है, ठीक है ना। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप तालिबान पहुंच जाइएगा अफगानिस्तान, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो शेरशाह वादे से मुकर गया। शेरशाह क्यों मुकरा? उलेमाओं की वजह से। ये उलेमा दुष्ट थे। अब हम क्या बोले, उलेमाओं ने क्या कहा शेरशाह से, ये शब्द हैं सतीश चंद्रा की बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। उलेमाओं ने कहा शेरशाह से, जो काफिर है इन काफिरों की बातों पे विश्वास करना हमको नहीं चाहिए और इनको मारना ही ठीक है। जबकि शेरशाह नहीं चाहता था, बट जो उलेमा थे उन लोगों ने ऐसा किया और शेरशाह ने पूरनमल को उसके पूरे साथियों के साथ मार दिया। क्या विश्वास करेगा कोई शासक का, और क्या विश्वास होगा इसका? ये कलंक है शेरशाह के लिए। शेरशाह के जितने अच्छे काम है इस एक पॉइंट की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं। कितना प्रतापी शासक माना जाता है, अच्छा शासक माना जाता है, बहुत अच्छा काम किया था उसने जब सूर्य सम्राट था, तो लोगों के लिए अच्छे काम किए थे, बंदोबस्त उसने अच्छा किया था, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी की थी, सैन्य सुधार किए थे, भूमि सुधार अच्छा किया था उसने, करेंसी आपने देख ही लिया किया था उसने, जहां से न्यू पड़ी है आगे चल करके चलेगा। बट इस एक घटना ने पूरा गड़बड़ कर दिया कि ये अपने वादे से मुकर गया और इसके इतिहास में इसके नाम पर ये शामिल हो गया, शेरशाह के नाम पर, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बता देते हैं प्रशासनिक में, 2 मिनट और लेते हैं। शेरशाह ने प्रशासनिक क्या किया था? असल में इसने क्या किया था कि जो पूरा साम्राज्य था शेरशाह का, वो 47 सरकार में बटा था। सरकार बोलते थे, सरकार। तो जैसे उस समय जैसे आपका स्टेट वगैरह है ना, तो प्रांत जो थे वो सरकार बोले जाते थे। तो 47 सरकारों में बांट दिया था उसने, 47 सरकारों में, ठीक है। अच्छा, अब 47 सरकारों में उसने बांट दिया। बंगाल को इसने अलग बांटा था, बंगाल के लिए इसने अलग व्यवस्था की थी। बंगाल में क्या किया था इसने, इसको 16 सरकारों में बांटा था। याद रखिएगा ये चीज, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो बंगाल को इसने 16 सरकार में बांटा था, जो प्रांत थे उसको 16 सरकारों में बांटा था। और सरकार का जो अधिकारी था उसको सिक्तेदार बोलते थे, सिक्तेदार। तो सरकार का जो अधिकारी था वो सिक्तेदार था। ये एक सैन्य अधिकारी था, सैन्य अधिकारी हुआ करता था जो सिक्तेदार हुआ करता था और उसको निगरानी करता था। और सिक्तेदार के ऊपर एक और व्यक्ति को रखा गया था, मीरे बंगाल। तो जो मीरे बंगाल था, वो मीरे बंगाल सैनिक से नहीं जुड़ा था, वो सामान्य था, सिविलियन समझ सकते हो। लेकिन जो सिक्तेदार था, इक्तेदार नहीं है, ये इक्तेदार अलग था, ये सिक्तेदार बोलते थे, नाम बदल गया था। पहले इक्तेदार यूज होता था, अब सिक्तेदार यूज हो रहा है। तो ध्यान समझिएगा कि बंगाल को इसने 16 सरकारों में बांटा और हर सरकार एक सिक्तेदार के अधिकार में दिया। और सिक्तेदार एक सैन्य अधिकारी हुआ करता था जो उसको देखता था, और इसके ऊपर एक अधिकारी और रख दिया था, उसको बोलते थे मीरे बंगाल, जो उसकी सहायता करता था। तो इस तरह से 3 चीजें देखने को मिलती हैं प्रशासनिक व्यवस्था में, और इस तरह से उसने सुधार किया था। सैन्य सुधार अगर देखें तो टुकड़ियां जो थी वो ग्रुप में बटी हुई थी, 50, 100, 200, 250, 500। देखो हम ये बहुत डिस्क्रिप्टिव इसलिए नहीं देते क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, ठीक है ना। ये सब तब आता है जब ये लिखा जाएगा कि उसने क्या काम किए थे शेरशाह सूरी ने, तब उसमें प्रशासनिक क्या सुधार किए थे, तो सब वो लिखना पड़ता है फिर वो सारी चीजें। तो आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव था वो सब हम पहले बता चुके हैं, जो मकबरा वकबरा है वही सब ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 2 चीजें आपकी खत्म होती है, बाबर की कहानी कंप्लीट होती है और हुमायूं की कंप्लीट होती है। क्लियर एवरीवन? अब हुमायूं के बाद आगे चल करके हम लोग बात करेंगे, जो आएगा, जहांगीर अकबर, जो भी आएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। आज के लिए आपका इतना है। मजा आया है जी? राहुल गांधी जी कहते हैं ना, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। सुने हो कि नहीं बात है? नहीं सुने हो? सुनना, ऐसे कहते हैं, मजा आया। अरे तो हम राहुल गांधी नहीं है, ठीक है ना। मजा आया तो कहते हैं हाँ, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो ये चलो ठीक है। तो बाबर हो गया और इधर हुमायूं का है। अब देखो, हमें लगता है मुगल वंश आपको क्लियर हो रहा है, माइंड में सेट हो रहा है सब। इसलिए थोड़ा टाइम हम इसमें शुरुआत में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कतें ना हो, जब नाम आगे आएंगे ना तो आपको यहाँ से जोड़ने में दिक्कत ना हो कि कैसे क्या चल रहा था, कैसे न्यू पड़ी थी, ये सब चीजें। और यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, बस खत्म करते हैं आज इतना ही।
ठीक है, कल से हम लोग फिर नए स्तर से नया कोई शासक देखेंगे और अपने हिस्ट्री को आगे बताएंगे। देखते हैं कौन नया शासक आता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। तो हाँ, बहुत मजा आया। ठीक, वेरी गुड। अब भूल मत जाना, मजा तो आया है, ये खाली क्लास तक रहता है। और अगर नोट्स को रिवाइज नहीं किए तो सब गायब हो जाएगा कि कौन कहाँ था। जो कहानी बताए हैं, इतने सारे शासक एक साथ चल रहे होते हैं, तो हिस्ट्री के लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे। हाँ, देखो सर, शायद कहे थे वो, हमें लगता है कि आज शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगा, है ना। असल में और दूसरा लेक्चर भी अपलोड हो रहा है ना, शायद हमें लगता है टेक्निकल के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, है ना। तो अब एक बार में एक ही ना अपलोड होगा भाई, नेट ही तो है। और अब एक बार में कई सारे अपलोड नहीं हो सकते ना, या तो अब टेक्निकल अपलोड होगा या तो ये अपलोड होगा, तो अब उसी में से चल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हो गया है अपलोड हिस्ट्री। देखो अभी अभी लग रहा है कोई देखा है, ममता कह रही है हिस्ट्री का अपलोड हो गया, तो लग रहा है अभी अपलोड हुआ है। ठीक है, चलिए कोई ना। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं ना। अरे तुम लोग जाओगे भैया, हैं, कुछ लीव वीव करोगे?